नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे विद्यार्थियों और मेरे चैनल को देखने वाले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स बंधुओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और अभी-अभी जो हमारा त्योहार निकला है रंगोत्सव का, वो बहुत ही एन्जॉय किया होगा। चलिए रंग पंचमी की ढेर सारी बधाई और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वसन की कार्यकी या श्वसन की क्रियाविधि। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता और मैं अपनी क्लास में आपको लेके चलता हूँ। आइए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वसन की कार्यकी या श्वसन की क्रियाविधि। इंट्रोडक्शन, परिचय। द टर्म respiration means the exchange of gases between body cells and the environment. This involves two main processes: breathing, pulmonary ventilation. This is movement of air into and out of the lungs. इसे हिंदी में समझिए। जो श्वसन शब्द है, इसका अर्थ होता है गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर के कोशिकाओं और वातावरण की वायु के बीच में। इसमें मुख्य रूप से दो मुख्य विधियां होती हैं। एक ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, उसे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, और इस क्रिया में बाहर की वायु लंग्स में भरती है और बाहर निकलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। इन द लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इन द टिश्यूज इंटरनल रेस्पिरेशन। जो फेफड़े हैं उसके अंदर वायु का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है, जबकि ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में वायु का आदान प्रदान मीन्स ऑक्सीजन का आदान प्रदान इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वेलाई एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में फेफड़ों की यूनिट एल्वेलाई तक ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, वहाँ वो एक्सचेंज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में जो मसल्स भाग लेती हैं उनकी जानकारी। एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, partly voluntary and partly involuntary. The main muscles used in normal quiet breathing are the external intercostal muscles and the diaphragm. जो मसल्स ऑफ ब्रीथिंग होती हैं श्वासोच्छ्वास की क्रिया में मदद करने वाली, वो मुख्य रूप से होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, और ये क्रिया आंशिक रूप से वॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, और आंशिक रूप से इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक होती है। इंटरकॉस्टल मसल्स। There are 11 pairs of intercostal muscles occupying the space between the 12 pairs of ribs. They are arranged in two layers, the external and internal intercostal muscles. हमारी दोनों तरफ की पसलियों के बीच में जो संख्या में 12 जोड़ी होती हैं, उनके बीच के खाली स्थानों में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये 11 पेयर्स में होती हैं और ये दो लेयर में अरेंज्ड होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के रूप में। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, these extend downwards and forwards from the lower border of the rib above the upper border of the rib below. They are involved in inspiration. जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं और ये ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। इन मसल्स के डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स दिखाई दे रही हैं जो कि रिब्स के बीच में दिखाई देती हैं, और दूसरे डायग्राम में डायाफ्राम दिखाई दे रहा है जो कि खुले हुए छाते के समान होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स, these extend downwards and backwards from the lower border of the rib above the upper border of the rib below, crossing the external intercostal muscles fibers at right angles.
The internal intercostals are used when expiration becomes active as an exercise. The first rib is fixed. Therefore, when the external intercostal muscles contract, they pull all the other ribs towards the first rib. The rib cage moves as a unit upwards and outwards, enlarging the thoracic cavity. The intercostal muscles are stimulated to contracted by the intercostal nerves. जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो मोर एक्टिव हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। इसके स्टिमुलेशन से ये मोर एक्टिव होकर के थोरेसिक केज को बढ़ाती है जिससे इंस्पायरेशन में मदद मिलती है। डायफ्राम। The diaphragm is a dome-shaped muscular structure separating the thoracic and abdominal cavities. It forms the floor of the thoracic cavity and the roof of the abdominal cavity and consists of a central tendon from which muscle fibers radiate to be attached to the lower rib and sternum and to the vertebral column by two crura. When the diaphragm is relaxed, the central tendon is at the level of the 8th thoracic vertebra. When it contracts, its muscle fibers shorten and the central tendon is pulled downwards to the level of the 9th thoracic vertebra, lengthening the thoracic cavity. This decreases pressure in the thoracic cavity and increases it in the abdominal and pelvic cavities. The diaphragm is supplied by the phrenic nerves. During inspiration, the external intercostal muscles and the diaphragm contract simultaneously, enlarging the thoracic cavity in all directions, that is from back to front, side to side and top to bottom. डायग्राम में देखिएगा आप एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन, इसमें हम श्वास को अंदर ले रहे हैं यानी इंस्पायरेशन हो रहा है और श्वास को बाहर निकाल रहे हैं ना एक्सपायरेशन में, कैसे थोरेसिक केज चेंज होता है एरो के निशान से दिखाई दे रहा है। जबकि ऊपर के डायग्राम में आपको इंटरकॉस्टल मसल्स दिखाई दे रही हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास की जो चक्र होता है उसको समझिएगा। द एवरेज रेस्पिरेशन रेट इज 12 to 16 breaths per minute. Each breath consists of 3 phase: इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड पॉज। जो हमारे श्वासोच्छ्वास का चक्र होता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अभी एडल्ट है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें 12 से 16 बार वो ब्रीथ करता है। और ईच ब्रीथ यानी प्रत्येक ब्रीथ में 3 चीज़ें होती हैं। एक इंस्पायरेशन यानी श्वास अंदर लेना, दूसरा एक्सपायरेशन यानी श्वास बाहर की तरफ फेंकना, और पॉज कुछ समय के लिए रुकना। Lungs volume and capacities. In normal quiet breathing, there are about 15 complete respiratory cycles per minute. The lungs and the air passages are never empty, and as the exchange of gases takes place only across the walls of the alveolar ducts and alveoli, the remaining capacity of the respiratory passages is called the anatomical dead space. It is about 150 ml. फेफड़ों एवं चारों ओर की वायु के बीच वायु के आदान प्रदान को एवं फेफड़ों में वायु की मात्रा को आयतनों या धारिताओं में विभाजित करके वर्णित किया जाता है, जिन्हें हम लंग कैपेसिटीज या वॉल्यूम्स कहते हैं। इन्हें हम एक विशेष यंत्र द्वारा भी माप सकते हैं जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं। फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में टीवी कहते हैं। This is the amount of air passing into and out of the lungs during each cycle of breathing. It is about 500 ml at rest. यह वायु की वह मात्रा है जो सामान्य सांस श्वसन के दौरान इनहेल और एक्सहेल की जाती है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में लगभग 500 ml होती है। सेकेंड इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हिंदी में प्रश्वसित आरक्षित आयतन कहते हैं। This is the extra volume of air that can be inhaled into the lungs during maximal inspiration over and above normal tidal volume.
वायु की वह मात्रा है जो बलपूर्वक दीर्घ प्रश्वास लेकर भीतर ली जाती है। सामान्य श्वास आयतन मीन्स टाइडल वॉल्यूम से अधिक वायु ही प्रश्वसित आरक्षित आयतन होता है, जो मेल में लगभग 3300 मिलीलीटर तथा फीमेल में 1900 मिलीलीटर के बराबर होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, this is the amount of air that can be inspired with maximum effort. It consists of the tidal volume 500 ml plus the inspired reserve volume. यह प्रश्वसित आरक्षित आयतन एवं श्वास आयतन यानी प्राणवायु के कुल योग के बराबर होती है। यह वायु की वह मात्रा है जिसे व्यक्ति अंदर ले सकता है। इसका आयतन पुरुषों में 3800 मिलीलीटर तथा स्त्रियों में 2400 मिलीलीटर होता है। Expiratory reserve volume ERV. This is the largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximal expiration. यानी वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों से और वायु बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है। इसका आयतन पुरुषों में 1000 मिलीलीटर और स्त्रियों में 700 मिलीलीटर होता है। Residual volume RV. This cannot be directly measured, but it is the volume of air remaining in the lungs after forced expiration. मीन्स यह वायु की वह मात्रा है जो गहरे से गहरे निःश्वसन के बाद भी लंग्स में शेष रह जाती है। अवशिष्ट वायु का आयतन पुरुषों में 1200 मिलीलीटर और स्त्रियों में 1100 मिलीलीटर होता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC. This is the amount of air remaining in the air passages and alveoli at the end of quiet expiration. Tidal air mixes with this air, causing relatively small changes in the composition of alveolar air. As blood flows continuously through the pulmonary capillaries, this means that exchange of gases is not interrupted between breaths, preventing movement to movement changes in the concentration of blood gases. The functional residual volume also prevents collapse of the alveoli on expiration. यह वायु की वह मात्रा है जो सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में रह जाती है। यह निःश्वसित आरक्षित वायु एवं अपशिष्ट वायु के आयतन की योग के बराबर होती है। इसका आयतन पुरुषों में 2200 मिलीलीटर और स्त्रियों में 1800 मिलीलीटर होती है। यह वायु एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स को पिचकने से बचाती भी है। वाइटल कैपेसिटी, जिसे हिंदी में प्राणभूत वायु क्षमता कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसका फार्मूला VC यानी वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फेफड़ों की प्राणभूत वायु क्षमता का आयतन प्रश्वसित आरक्षित वायु, प्राणवायु एवं निःश्वसित आरक्षित वायु के कुल योग के बराबर होती है। यह वायु की वह अधिकतम मात्रा है जिसे व्यक्ति अधिकतम गहरी श्वास लेने के पश्चात फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है। यह सामान्य स्वस्थ पुरुषों में 4800 मिलीलीटर तथा स्त्रियों में 3100 मिलीलीटर होती है। TLC means total lung capacity. This is the maximum amount of air the lungs can hold. In an adult of average build, it is normally around 6 liters. Total lung capacity represents the sum of the vital capacity and the residual volume. It cannot be directly measured in clinical tests because even after forced expiration, the residual volume of air still remains in the lungs. Alveolar ventilation, this is the volume of air that moves into and out of the alveoli per minute. It is equal to the tidal volume minus the anatomical dead space multiplied by the respiratory rate. Alveolar ventilation is equal to TB यानी tidal volume माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस इंटू रेस्पिरेटरी रेट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है जो कि 5.25 लीटर्स पर मिनट आता है। इसे हिंदी में समझिए,
यह फेफड़ों की वह प्राणभूत वायु क्षमता एवं अपशिष्ट वायु आयतन का कुल योग है। यह वायु का वह अधिकतम आयतन है जिससे फेफड़ों को पूरी शक्ति के साथ फैलाया जा सकता है। इसका आयतन पुरुषों में लगभग 6,000 मिलीलीटर मीन 6 लीटर तथा स्त्रियों में 4,200 मिलीलीटर मीन 4 लीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसे स्पायरोमीटर द्वारा नहीं नापा जा सकता है। ये ग्राफिक मेथड से समझाया गया है जिसमें टाइम लिया है और वॉल्यूम लीटर्स में लिया गया है। शॉर्ट फॉर्म में सारे वैल्यूज़ दी गई हैं। IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, FRC मीन्स फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, IC मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ERV मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। Although breathing involves the alternating process of inspiration and expiration, gas exchange at the respiratory membrane and in the tissues is a continuous and ongoing process. Diffusion of oxygen and carbon dioxide depends on pressure differences. For example, between atmospheric air and the blood or blood and the tissues. जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये एक अल्टरनेटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रूप में निरंतर चलता रहता है और इस पे जो गैसों का आदान प्रदान डिपेंड करता है वो डिफ्यूजन मेथड से होता है और ये डिपेंड करता है गैसियस प्रेशर किस तरफ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ज़्यादा है कि इंटरनल प्रेशर पर है। अब एक्सटर्नल एस्पायरेशन यानी बाह्य श्वसन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन द एल्वियोलाई and the blood in the alveolar capillaries across the respiratory membrane. Each alveolar wall is 1 cell thick and is surrounded by a network of tiny capillaries. The total area of respiratory membrane for gas exchange in the lungs is about equivalent to the area of a tennis court. Venous blood arriving at the lungs in the pulmonary artery has traveled from all the tissues of the body and contains high level of carbon dioxide and low levels of oxygen. Carbon dioxide diffused from venous blood down its concentration gradient into the alveoli until equilibrium with alveolar air is reached. By the same process, oxygen diffuses from the alveoli into the blood. The relatively slow flow of blood through the capillaries increases the time available for gas exchange to occur when blood leaves the alveolar capillaries. The oxygen and carbon dioxide concentrations are in equilibrium with those of alveolar air. एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के दौरान जब वायु फेफड़ों में भरती है तो एल्वियोलाई की वॉल और उसके आसपास जो ब्लड लेके आने वाली हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच, उसकी टैनी ब्रांच कैपिलरीज नेटवर्क बनाती हैं जिनके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है और ये डिपेंड होता है कि किस तरफ किस गैस का परसेंटेज ज़्यादा है। इस हिसाब से डिफ्यूजन मेथड के द्वारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वियोलाई में आती है और लंग्स के एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। इस प्रकार ये गैसेस एक्सचेंज चलता रहता है। इस क्रिया को एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। ये डायग्राम द्वारा शो किया जा रहा है। ऊपर के डायग्राम में देखिए सिंगल एल्वियोलस लिया है और एक कैपिलरी वेसल्स ली है जिसमें कि ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड की तरफ एरो के निशान से जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से एल्वियोलस में ब्लू कलर के एरो से आ रहा है और ये स्लो मोड में फ्लो चलता रहता है और गैसेस एक्सचेंज संपन्न होता रहता है। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरीज एंड द बॉडी सेल्स। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसमें गैसों का आदान प्रदान ऊतकों के अंदर ब्लड कैपिलरीज में से और कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है।
Gas exchange does not occur across the walls of the arteries carrying blood from the heart to the tissues because their walls are too thick. कभी भी आर्टरी की वॉल में से गैसों का आदान प्रदान नहीं होता क्योंकि वो मोटी होती हैं, उनकी वाल मोटी होती हैं. Percentage of oxygen of blood arriving at the capillary bed is therefore the same as blood leaving the lungs. Blood arriving at the tissue has been cleansed of its carbon dioxide and saturated with oxygen during its passage through the lungs and therefore has a higher percentage of oxygen and a lower percentage of carbon dioxide than the tissue. This creates concentration gradients between capillary blood and the tissues, and gas exchange therefore occurs. Oxygen diffuses from the bloodstream through the capillary wall into the tissues. Carbon dioxide diffuses from the cells into the extracellular fluid, then into the bloodstream towards the venous end of the capillary. Transport of gases. Oxygen and carbon dioxide are carried in the blood in different ways. Oxygen is carried in the blood in chemical combination with hemoglobin as ऑक्सीहीमोग्लोबिन 98.5% के रूप में, solution in plasma water 1.5% के रूप में. Carbon dioxide is one of the waste products of metabolism. It is excreted by the lungs and is transported by 3 mechanisms. कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है ब्लड में वो 3 विधियों द्वारा होता है. पहला एज बायकार्बोनेट आयंस के रूप में 70% रहता है. सम इज कैरीड इन एरिथ्रोसाइट्स लूजली कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23% के रूप में, एंड सम इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा 7%. कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियंत्रण, इस ये 2 विधियों द्वारा संपन्न होता है. नंबर 1 नर्वस कंट्रोल, नंबर 2 केमिकल कंट्रोल. सबसे पहले नर्वस कंट्रोल को समझिएगा. ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा श्वसन क्रिया नियमित एवं नियंत्रित रहती है. श्वसन केंद्र के इंस्पायरेटरी एवं एक्सपायरेटरी 2 पार्ट होते हैं जिनका क्रमशः प्रश्वसन एवं निःश्वसन से संबंध रहता है. होंस में स्थित न्यूमोटैक्सिक केंद्र भी निःश्वसन में भाग. जब प्रश्वसनीय भाग उद्दीप्त होता है तो इससे आवेग उत्पन्न होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं और फिर वहां से इंटरकॉस्टल एवं फ्रेनिक नर्व्स द्वारा क्रमशः इंटरकॉस्टल मसल्स एवं डायफ्राम में पहुंचते हैं. इन इम्पल्सेस के फलस्वरूप इंटरकॉस्टल मसल्स तथा डायफ्राम संकुचित होते हैं जिससे थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और थोरेसिक कैविटी में विद्यमान वायु का प्रेशर बाहरी वातावरणीय वायु के दाब से कम हो जाता है जिससे श्वास के साथ वायु बाहर की वायु अंदर खिंचकर फेफड़ों में भर जाती है और इस प्रकार प्रश्वसन संपन्न हो जाता है. प्रश्वसन हो जाने पर फेफड़ों के वायुकोश वायु से भर जाते हैं जिससे फेफड़ों में विद्यमान फेफड़ों के फैलने के प्रति संवेदनशील तंत्रिकाओं के सिरे उद्दीप्त हो जाते हैं. इनके उद्दीप्त हो जाने से उत्पन्न एफरेंट इम्पल्सिस वेगस नर्व्स के द्वारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के निःश्वसनीय भाग तथा पॉन्स के न्यूमोटैक्सिक केंद्र में पहुंचते हैं जहां से इफरेंट इम्पल्सिस श्वसन पेशियों पहुंचते हैं जिससे श्वसन पेशियां शिथिल हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप थोरेसिक कैविटी का आयतन घट जाता है और फेफड़े पे चक्कर वायु को बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार निःश्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है. ये था नर्वस कंट्रोल. अब सेकंड केमिकल कंट्रोल को समझिए यानी रासायनिक नियंत्रण. श्वसन क्रिया की दर पर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रभावशाली किंतु अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने पर कार्बोनिक एसिड बनाती है जो बायकार्बोनेट आयंस एवं हाइड्रोजन आयंस में अलग अलग हो जाता है. यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य स्तरों से ऊपर हो जाती है तो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है अर्थात पीएच घट जाता है. घटा हुआ ब्लड पीएच ब्रेन में स्थित रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डायरेक्टली प्रभावित करता है जिससे श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है. घटे हुए ब्लड पीएच का संवेदन एओर्टा एवं कैरोटिड आर्टरीज के साइनसेस में स्थित कैरोटिड एवं एओर्टिक बॉडीज में उपस्थित कीमो रिसेप्टर्स द्वारा भी होता है. इन कीमो रिसेप्टर्स में उत्पन्न तंत्रिका आवेग रेस्पिरेटरी सेंटर को पहुंचते हैं. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से कीमो रिसेप्टर्स एवं रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप
इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन के दौरान फेफड़े फैलते हैं, जिससे उनके ऊतक में विद्यमान वेगस तंत्रिका के अंतिम भाग उद्दीप्त हो जाते हैं। कीमोरिसेप्टर्स में उत्पन्न उत्तेजन वेगस तंत्रिका द्वारा श्वसन केंद्र में पहुंचता है और उसकी क्रिया को रोकता है, जिसके कारण एक्सपायरेशन होता है। एक्सपायरेशन में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है और ब्लड में इसकी सांद्रता घट जाती है। अगला इंस्पायरेशन ब्लड में पुनः कार्बन डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होने पर होता है। इस प्रकार श्वसन स्वतः नियमन ऑटो रेगुलेटेड होने वाली क्रिया है। ये नर्वस कंट्रोल का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें कैरोटिड बॉडीज दिखाई गई हैं जो कीमोरिसेप्टर्स के लिए काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने शांतिपूर्वक मेरे वीडियो को देखा सुना। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगले सप्ताह फिर आपसे मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।